अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज पहले हम प्री अरेस्ट पे बात कर चुके हैं। प्री अरेस्ट बेल जो ज़मानत गिरफ्तारी से पहले की जाती है उस पे। तो आज हम बात करेंगे जो ज़मानत हम अप्लाई करते हैं या हासिल करते हैं ज़मानत के बाद पोस्ट अरेस्ट बेल पे। इसके कंसेप्ट और वो बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं। इसको सेक्शन डील करता है 497 CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 497 इसको डील करता है। अब सेक्शन ये कहता है, अगर मैं उसको थोड़ा सा उसका जो जिस्ट है वो बता दूं, कि कोई भी जो एक्यूज्ड है अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, डिटेन कर लिया है विदाउट वारंट, तो वो अगर ये कोर्ट पे ये अपीयर हो जाए और कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाए और वो कोर्ट उसको रिलीज़ कर सकती है बेल के ऊपर। लेकिन अगर वो गिल्टी होगा, उस केस का कोर्ट को ये लगे कि जी ये गिल्टी है, तो कोर्ट उसको रिलीज़ नहीं करेगी। अगर रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के कि जी वो गिल्टी है ऑफेंस का, तो उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। इससे एक बात समझ आ गई दोस्तों कि जो जो पोस्ट अरेस्ट बेल है ये बेसिकली एक कंसेशन है। अब कंसेशन इन अ सेंस कि आप एज ए मैटर ऑफ राइट इसको पोस्ट अरेस्ट बेल को क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते जनाब कि जी हमारा हक है हमें ज़मानत पे रिहा किया जाए। आप एज ए कंसेशन इसको क्लेम कर सकते हैं। अब कार्रवाई कब जाएगी? डेफिनेटली जब भी बंदा अरेस्ट हो जाएगा। अब बंदा अरेस्ट होता है तो उसके बाद उसकी पुलिस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, वो रिमांड पे रहेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिमांड बेल अप्लाई नहीं की जाती। अब उसमें कोई लॉ उसको प्रोहिबिट नहीं करता, मना नहीं करता, लेकिन वो की इसलिए नहीं जाती और कोर्ट्स वो बेल इसलिए नहीं लेती कि अभी वो पुलिस के पास तफ्तीश में है केस और पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। तो तफ्तीश कर लेने दें उसको। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी चीज़ निकल आती है जो भी रिमांड का पीरियड है, तो उसके बाद फिर अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ ना हुआ तो वो फिर बेल हो जाएगी। लिहाजा जब बंदा जुडिशल होके तो जेल में चला जाता है मोस्टली जो है, बल्कि कंप्लीटली जो बेल है पोस्ट अरेस्ट, वो उसी वक्त ही अप्लाई की जाती है। अब इसमें आप एक चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं पोस्ट अरेस्ट बेल उन्हीं में की जाती है। अब जो बेलेबल ऑफेंस हैं उसमें तो उधर ही मुचलके देंगे तो वहीं से हो जाता है, वो इतना इशू नहीं होता। लेकिन सम टाइम्स अब वो भी इशू आ जाता है कि किसको बेलेबल कंसिडर करना है और किसको बेलेबल नहीं करना। क्योंकि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसका शेड्यूल में जिक्र नहीं है कि ये बेलेबल है नॉन बेलेबल है, फिर उनकी सज़ा देखी जाती है कि जी अगर तो 3 साल से ज़्यादा है तो उसको नॉन बेलेबल कंसिडर किया जाएगा, और अगर 3 साल से कम है तो उसको बेलेबल कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें ग्राउंड पे आ जाते हैं हम कि इसके ग्राउंड्स हैं क्या पोस्ट टेस्ट बेल के। पोस्ट अरेस्ट बेल में सबसे पहले आपने देखना ये है कि कोर्ट को आपने ये बताना है कि जी आपके ख़िलाफ़ जो है वो बेसलेस केस है, बिल्कुल बेबुनियाद किस्म का केस है। बिल्कुल उसके रिवर्स, जैसे आप प्री अरेस्ट में आपने बताना होता है कि जी आपके ख़िलाफ़ ये बदनीति है और आपको फाल्सली इम्प्लीकेट इसलिए किया जा रहा है कि आपको आपकी तज़हीक की जाए, तो इसमें ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आपने पूरा केस डिस्कस करना है। आप कर सकते हैं मेरिट्स डीमेरिट्स, और आपने ये शो करना है कि अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये हमारे ख़िलाफ़ बेसलेस केस है और कुछ भी हमारे ख़िलाफ़ पुलिस के पास सबूत नहीं है। या इवन अगर कोई ऐसा सबूत आप बिल्कुल बेगुनाह भी नहीं साबित हो रहे, तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि जी ये फर्दर इंक्वायरी का केस है ना। अभी तो पुलिस के पास जो मटेरियल है उससे ये नहीं साबित हो रहा कि जुर्म हमने किया है या नहीं किया, तो फर्दर इंक्वायरी इसमें ज़रूरी है। ये भी एक वैलिड ग्राउंड है कि अगर केस फर्दर इंक्वायरी का है तो उस सूरत में भी आपकी बेल ले ली जाएगी। अब कानून ये कहता है कि जो डेथ पेनल्टी, ये प्रोहिबिटरी क्लॉज है, डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी जिस ऑफेंस में, उसमें बेल नहीं ली जाएगी। लेकिन बेल हो सकती है उन केसेस में अगर एक्यूज़ जो है वो 16 साल से कम उम्र है उसकी, वो वुमेन है। अब उसमें ओल्ड एज के ऊपर भी काफ़ी जजमेंट्स हैं। अगर एक्सट्रीम ओल्ड एज है, बंदा बीमार है, कुछ है, तो वो भी
प्रोहिबिटरी क्लास के बावजूद वो उसकी बेल ली जा सकती है। अब ये नहीं है कि जो प्रोहिबिटरी क्लास में आ जाता है, प्रोहिबिटरी क्लास से मतलब अगर उसकी सज़ा डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ज़ाहिर है मर्डर केस में कोई है जैसे, या और भी काफ़ी सारे ऑफेंसेस हैं जिनमें डेथ पेनल्टी है, तो उनकी बेल नहीं होगी। लेकिन अगर 2 साल गुजरने के बावजूद ट्रायल उसका कंप्लीट नहीं हुआ, अगर वो मेल है तो उसकी बेल हो जाएगी। और 1 साल अगर वो फीमेल है, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ प्रोहिबिटरी क्लास होने के बावजूद, तो फिर बेल हो जाएगी। और रूटीन में अगर उसकी बेल जो है वो प्रोहिबिटरी क्लास उसमें वैसे जो स्टैट्यूटरी ग्राउंड हम कहते हैं कि जितना अरसा गुजर गया ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगर 1 साल गुजर जाए और ट्रायल कंक्लूड ना हो, तो ये भी एक ग्राउंड है कि जी 1 साल तो गुजर गया और फिर भी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, तो अब बंदे को कितनी देर अंदर रखना है। अब बंदे का तो सज़ा का तो वो पहले ही भुगत रहा है, फैसला तो बाद में होगा। तो अगर वो मर्द है, मेल है, तो 1 साल, और अगर वो औरत है तो 6 महीने अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये भी एक ग्राउंड है कि जितना अरसा हो गया ट्रायल चलते हुए और फिर भी बंदा अंदर है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस ग्राउंड पे भी बेल हो जाती है। अब इसमें सबका सज़ा याफ्ता अगर ये है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा उस बंदे के ऊपर कि जी प्रीवियस कन्विक्शन है उसकी, और ये बेसिकली जो उसका कैरेक्टर होता है वो उसमें आड़े आ जाता है, प्रीवियस कन्विक्शन है। तो उससे ये लॉ प्रिज्यूम करता है क्रिमिनल केसेस में कि अगर एक बंदे का जो प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड है वो गंदा रिकॉर्ड है और वो ऑलरेडी ऐसा कोई जुर्म कर बैठा है जिस पे वो सज़ा हो चुका है, तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि ये जुर्म उसने किया होगा। इसलिए प्रीवियस कन्विक्शन एक बहुत बड़ा एलिमेंट कंसिडर होती है अगर आप बेल सीख कर रहे हैं। इवन अगर आप ट्रायल की बात करते हैं तो उसमें भी, तो ये प्रीवियस कन्विक्शन होना एक नेगेटिव पॉइंट होता है बेल में। अब हम बात कर लेते हैं एंड पे इसके कंसेप्ट की कि बेल सीख क्यों की जाती है। देखिए, बेल का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेल का कॉन्सेप्ट ये है कि जी आप किसी भी जुर्म में आपको पुलिस ने धर लिया और आपके खिलाफ एक केस फाइल कर दिया, तो क्या जब तक उसका फैसला नहीं होगा, वो 2 साल चले, 3 साल चले, वो 4 साल चले, तो आप जेल की सलाखों में पड़े रहेंगे? ये क्वेश्चन रेज होता है। यहाँ से ही कॉन्सेप्ट उसका जन्म लेता है कि जी अगर तो आपके खिलाफ पुलिस ने को केस कर दिए और आप ये बेसलेस हैं, तो बजाय इसके कि आप जेल में बैठ के ट्रायल फेस करें, आप बेल दे दे और वो बंदा बाहर आ जाएगा, वो आज़ाद फिरेगा, अपना काम करेगा दुनिया के, और ट्रायल होगा और अगर वो कन्विक्ट हुआ तो वो हो जाएगा। क्योंकि जब भी बेल अप्लाई की जा रही है तो उस वक्त तो उसकी कन्विक्शन का कुछ सीन नज़र नहीं ना आ रहा, ये पता नहीं लग रहा कि उस बंदे ने कुछ किया या नहीं किया। तो ये कंसेप्ट बेसिकली ये है कि बेगुनाह लोग अंदर जेल में ना पड़े रहें और ट्रायल के कंक्लूड होने के इंतज़ार में तो उनको बेल ग्रांट कर दी जाए। अब इसके एवज उनसे श्योरिटी ले ली जाती है। अब श्योरिटी की वैल्यू, अमाउंट और कितनी श्योरिटीज लेनी है, ये सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट है। अब कोर्ट ने कितने मुचलके लेने हैं, कितनी मालियत के लेने हैं, ये सारी कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन उसकी श्योरिटी ले ली जाती है, वो बंदा एक अपना मुचलका जमा करा देता है। फ़र्ज़ करें 2 लाख का कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो 2 लाख की मालियत का वो मुचलका कोर्ट में जमा करा देगा या इससे ज़्यादा का। और अगर कल वो बंदा जो बेल लेके गया है वो कोर्ट में गैर हाजिर हो जाता है, तो फिर वो जो है उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर्टी जो भी होगी वो ज़ब्त करने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, फॉर फ्यूचर हो जाएगी उसकी, और वो सारा सीन चलेगा। मैं इस पे भी बात करूंगा। कुछ लोग ज़मानत दे के फंस जाते हैं और वो सारा फिर बाद में उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो ये था दोस्त लोग कंप्लीट कंसेप्ट इस बाद इस गिरफ्तारी ज़मानत का, जो आफ्टर अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल होती है। उम्मीद है आप दोस्तों का सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन, को सवाल, को सुझाव इसमें रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसको आंसर करूँगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।